फार्माकोलॉजी की दुनिया सुनने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन है उतनी ही दिलचस्प। तो चलिए एक तेज सफर पर निकलते हैं और इसके 25 सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम बात करेंगे उन दवाओं की जो हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करती हैं। फिर दिल और खून के दौरे को संभालने वाली दवाओं को जानेंगे। इसके बाद इन्फेक्शन और सूजन से लड़ने वाली दवाएं, फिर शरीर के ज़रूरी कामों को रेगुलेट करने वाली दवाएं, और आखिर में हम फार्माकोलॉजी के कुछ सबसे बुनियादी सिद्धांतों पर नज़र डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे शरीर के कमांड सेंटर यानी नर्वस सिस्टम से। देखते हैं कि दवाएं इस पर कैसे काम करती हैं। जब तेज दर्द होता है तो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स जैसी पावरफुल दवाएं काम आती हैं। ये सीधे हमारे दिमाग में मौजूद ओपियोइड रिसेप्टर्स पर असर करती हैं और दर्द के सिग्नल को ही ब्लॉक कर देती हैं। इसका एक बहुत आम उदाहरण है कोडीन। अच्छा, तो बेंजोडायजेपाइन जैसे कि डायजेपाम ये काम कैसे करती हैं? देखिए, इनका तरीका बड़ा अनोखा है। ये कोई नया कामिंग इफेक्ट नहीं बनाती। हमारे शरीर में पहले से ही एक नेचुरल शांत करने वाला केमिकल होता है, जिसे गाबा कहते हैं। ये दवाएं बस उसी गाबा के असर को कई गुना बढ़ा देती हैं। मतलब ये शरीर के अपने सिस्टम को ही और असरदार बना देती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि दवाएं मसल्स को कंट्रोल करने के लिए दो बिल्कुल अलग रास्ते अपना सकती हैं। एक तरफ है क्लोरोज़ोक्साज़ोन, जो सीधे हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर काम करके मांसपेशियों की ऐंठन को कम करता है। वहीं दूसरी तरफ एट्रोपिन एक खास न्यूरोट्रांसमीटर को ही ब्लॉक कर देता है और इसका इस्तेमाल ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग जैसी बहुत गंभीर हालतों में होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का अपना ही इम्यून सिस्टम उसका दुश्मन बन जाता है। वो गलती से उन जरूरी रिसेप्टर्स पर हमला करके उन्हें नष्ट करने लगता है, जो नसों से मांसपेशियों तक सिग्नल पहुंचाते हैं, और इसका नतीजा मांसपेशियों में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। चलिए अब शरीर के सबसे जरूरी हिस्से यानी हमारे दिल और सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि दवाएं इमरजेंसी से लेकर लंबी चलने वाली बीमारियों तक सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं। हार्ट इमरजेंसी में सही दवा जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकती है। कार्डियोजेनिक शॉक जैसी जानलेवा हालत में डोपामाइन को ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है। और जब एंजाइना यानी सीने में तेज दर्द उठता है तो नाइट्रोग्लिसरिन खून की नसों को फैलाकर फौरन राहत पहुंचाती है। जब दिल की धड़कन बिगड़ जाती है, ऊपर नीचे होने लगती है, तो क्लास 3 एंटी एरिथमिक दवाएं काम आती हैं। ये दवाएं दिल की धड़कन को कंट्रोल करने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल के टाइमिंग को थोड़ा लंबा कर देती हैं, जिससे धड़कन वापस नॉर्मल हो जाती है। डोफेटेलाइड इसका एक अच्छा उदाहरण है। अच्छा, विटामिन के इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, जब हमें चोट लगती है तो खून को बहने से रोकने के लिए थक्का जमना यानी क्लॉटिंग ज़रूरी है, और ये थक्का बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं। विटामिन के उन्हीं में से दो बहुत ज़रूरी फैक्टर्स यानी फैक्टर 9 और 10 को बनाने में मदद करता है। तो ये तो हुई शरीर के अंदरूनी सिस्टम की बात। अब देखते हैं कि बाहरी दुश्मनों से जैसे कि इन्फेक्शन और सूजन से हमारा शरीर दवाओं की मदद से कैसे लड़ता है। इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारे पास दो ज़बरदस्त उदाहरण हैं। एक है क्लोरोक्विन, जो मलेरिया के खिलाफ एक बहुत पुराना और असरदार हथियार है, और दूसरा है डैप्सोन, जो कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी के इलाज में सबसे पहली और ज़रूरी दवा मानी जाती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये सच में कमाल की दवाइयां हैं। इनका इस्तेमाल एक जगह नहीं बल्कि कई अलग अलग बीमारियों में होता है। ये एस्थमा के अटैक को रोकती हैं, एलर्जी को कंट्रोल करती हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों में होने वाली तकलीफदेह सूजन को भी कम करती हैं। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी नियम पर। दवा चुनना हमेशा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। टेट्रासाइक्लिन जैसी कुछ दवाएं प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल नहीं दी जाती, क्योंकि ये पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये दिखाता है कि सही दवा का चुनाव कितना ज़्यादा मायने रखता है। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि दवाएं हमारे शरीर के खास सिस्टम्स को, जैसे सांस लेने की प्रक्रिया हो या पाचन, कितनी सटीकता से ठीक कर सकती हैं। सांस से जुड़ी दो तरह की दवाइयां हैं और दोनों का काम बिल्कुल अलग है। एक तरफ है सल्ब्यूटामॉल, जो एक एंटी एस्थमेटिक है। ये सांस की नली को चौड़ा करके सांस लेना आसान बनाती है। वहीं दूसरी तरफ डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन जैसी एंटीट्यूसिव दवा सीधे हमारे दिमाग में मौजूद खांसी सेंटर पर काम करके खांसी को ही रोक देती है। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है
अगर इसे कंट्रोल न किया जाए तो ये हमारी देखने वाली नस यानी ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है। पिलोकार्पिन एक प्रमुख दवा है जो इस प्रेशर को कम करके आंखों की रोशनी को बचाने में मदद करती है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या पीपीआईज पेट की एसिडिटी को कम करने में बहुत कारगर हैं। इसे ऐसे समझिए कि पेट में एक एसिड बनाने वाला पंप है। ओमेप्राजोल जैसी दवाइयाँ सीधे जाकर उस पंप को ही बंद कर देती हैं, जिससे एसिड बनना ज़बरदस्त तरीके से कम हो जाता है। ओआरएस शायद ये सबसे सरल लेकिन सबसे असरदार आविष्कारों में से एक है। इसका पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ये बस नमक और चीनी का एक घोल है जो डिहाइड्रेशन के दौरान शरीर में पानी और ज़रूरी मिनरल्स की कमी को बहुत तेज़ी से पूरा करता है और जानें बचाता है। आखिर में चलिए दो ऐसे बुनियादी सिद्धांतों को समझते हैं जिनके आधार पर यह तय होता है कि कौन सी दवा कितनी सुरक्षित है और उसे कैसे देना है। चिकित्सीय सूचकांक या थेरेप्यूटिक इंडेक्स किसी भी दवा का सेफ्टी स्कोर होता है। ये हमें बताता है कि दवा की असरदार डोज और खतरनाक डोज के बीच कितना फासला है। ये इंडेक्स जितना ज्यादा होता है, दवा उतनी ही सुरक्षित मानी जाती है, और जितना कम होता है, डोज को लेकर उतनी ही सावधानी बरतनी पड़ती है। जरा सोचिए, जब हम कोई दवा मुंह से लेते हैं तो वो सीधे हमारे खून में नहीं जाती। उसे पहले लिवर नाम के एक चेकपोस्ट से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में, जिसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, दवा का एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है। यही वजह है कि मुंह से ली जाने वाली दवा की डोज अक्सर इंजेक्शन से ज्यादा रखनी पड़ती है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। हर रोज दुनिया भर में लाखों दवा की पर्चियां लिखी जाती हैं। इन गोलियों में किसी की जिंदगी बेहतर बनाने की ताकत है, तो गलत इस्तेमाल होने पर नुकसान पहुंचाने की भी। ऐसे में इन गोलियों में छिपी इस ताकत को समझना क्या हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है?